बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान श्रीलंका के दौरे पर हैं। दौरा ख़त्म हुआ, चाहता एलामिया भी आ चुका। फिर यहाँ मुल्क में सियासत भी गर्म है। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद नून लीग एतराज़ उठा रही है और इलेक्शन कमीशन भी समाअत कर रहा है। NA-75 डस्का, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार किया और उस पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाए, ये वो सवाल हैं जो कल हमने उठाए भी थे। आज मज़ीद इस पर बात भी करेंगे। लेकिन सर ये देखिए, जो ओपन बैलेट के लिए सदाती रेफरेंस वाला मामला है, अब यूँ महसूस हो रहा है कि अब वो अपने इख्तिताम की जानिब जा रही है। ये समाअत रिमार्क से यूँ लगता है आज बड़ा अहम दिन रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे वो बड़े काबिल गौर थे। उन्होंने फरमाया कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, ये फैसला पार्लिमान ने करना है। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो बात ख़त्म, पार्लिमान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। फारूक एच नाइक साहब भी पेश हुए, रज़ा रबानी साहब भी थे, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी थे, सिंध के एडवोकेट जनरल जो थे उनका भी इख्तलाफी नोट था। बाकी तमाम सूबों के जो एडवोकेट जनरल्स थे वो हुकूमती रेफरेंस जो सदाती रेफरेंस था उसकी तायीद में उन्होंने दलाइल दिए। तो शामी साहब, अब तक जो समाअत हुई है उसमें हर नौयत का नुक्ता उठा, हर एंगल पर इस्तफसार भी किया गया, रिमार्क्स भी दिए गए। लेकिन आज जिस तरह से ये बात हुई, चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए, उससे तो लगता है कि बात किसी समत की जानिब शायद जाती महसूस हो रही है। आपने देखिए, मुआशरे में एक वसी तर कंसेंसस इस बात पे पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को दस्तूर की ऐसी तशरीह नहीं करनी चाहिए जो उसमें तरमीम के मुतरादिफ ठहर जाए, और तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इससे पहले 184(3) की तशरीह ऐसी हो चुकी है जिस पर बहुत एतराज़ात किए जाते हैं, और हमारा जो कानूनी निज़ाम है उसमें बड़ी डिस्टॉर्शंस वाक़ हुई हैं उससे। सही, क्योंकि जब आप किसी शख्स को इंडिविजुअल के खिलाफ फैसला करते हैं ना 184(3) के तहत, जी, उसके पास हक़ अपील नहीं होता। और जिस कानून में अपील का हक ना हो उसे काला कानून समझा जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे फैसले कर ले कि जिससे उससे मुतासर होने वाला शख्स जो है अपील ना कर सके, उसको अपील का हक ना मिले, वो अपील ना कर सके, तो फिर इसको बैड इंटरप्रिटेशन कहा जाएगा, इसको एक तजावुज़ कहा जाएगा, और ये इसको कबूल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आज के रिमार्क्स तो बड़े वाज़ेह हो गए। लेकिन अब देखिए जो बहस चली है, जितने कानूनदान हैं, जितने हमारे सिविल सोसाइटी है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी भारी अक्सरियत ये कह रही है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना, ये पार्लियामेंट को करना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल सदर पाकिस्तान ने रखा था रेफरेंस की, वो ये था और राय मांगी, आया अगर ओपन बैलेट कराया जाए तो उसके लिए क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफी होगी या कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी पड़ेगी। अब वो एक सवाल था, एक महदूद, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देती तो ये अब तक मसला निपट चुका होता। लेकिन उससे बेशुमार बहसें जो है उससे नुक्ते निकले, फिर नुक्ते पे नुक्ता, और बेनुकत मामला होता चला गया। तो अब ये दलाइल भी तवील होते गए ना, जो लोग इसीलिए तवील। हाँ जी, वो जो जिस दायरे में सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा गया था, जिस नुक्ते को मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की खिदमत में पेश किया गया था, वो उससे मामला कहीं आगे चला गया। वो तो बात आज हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है, जो फादर चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं, उससे लग रहा है कि फिर उसी दायरे में या उसी नुक्ते पर तवज्जो हो रही है जो पूछा गया था। ये एक अच्छी बात है। देखिए, आईन जो है ना, आईन की ऐसी तशरीह जो उसके अल्फाज से मुतसादिम हो, जो उसकी रूह से मुतसादिम हो, जिसको इज्तिमाई ज़हानत कबूल न करे सोसाइटी की, वो कोई मुनासिब तशरीह नहीं होती। ये बिलावल ने भी इसी मौजू पर इजहार ख्याल किया कर रहे थे, तमाम सियासी जमातें अब हवाला भी दे रहे थे। आज बड़ी अहम उन्होंने बात की, ज़रा देखिए। हम तो जहाज़ के साथ और दूसरे तरीक़ेकार में शायद मुकाबला ना कर सके, लेकिन हम अपना किरदार पे मुकाबला कर सकते हैं। हम जमहूरी बुनियादों पे
मुकाबला कर सकते हैं। इदारे न्यूट्रल हो। और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर आप कह रहे हो, दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हो, लेकिन अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का किसी भी किसी दूसरा इदारा गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से हम सब पे मुसलत की जाए, तो वो आइन के बरक्स होगा, जमहूरियत के तकाजे के अंदर नहीं होगा। अगर कानून में तब्दीली लेकर आना है। देखें बिलावल साहब जो कुछ फरमा रहे हैं ना, और जो दूसरे हमारे मरियम साहब भी जो, मुझे हकीकत यह है कि मुझे इन लोगों का जो अज़हारिया है उससे बड़ी तकलीफ हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप सिस्टम को जितना इम्प्रूव कर सके वो कर लेना चाहिए, चाहे वो मिसाल के जमहूरियत की रोशनी में हो, 2% हो चाहे 4% हो। जब एक इनिशिएटिव लिया गया कि ओपन बैलेट, ये ओपन बैलेट उस तरह का जिस तरह इंडिया में हो चुका, जी हाँ, इंडिया में पार्लियामेंट कर चुकी राज्य सभा के इलेक्शन पर, और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा चुकी जी। तो अगर आप कोई ऐसी तदबीर करते जिससे मिलकर बैठकर, तो ये एक अच्छी बात होती। अब उसमें नुक्ते पे नुक्ता पूरा पैकेज लेके आइए, हमें बुलाया क्यों नहीं है, हमें उसमें कौरमा क्यों नहीं पकाया, उसमें कढ़ाई गोश्त क्यों नहीं रखा, उसमें हलवा क्यों नहीं था, उसमें बादाम क्यों नहीं थे, उसमें मीठा कम था। ये सारी गुफ्तगू जो है मायूसी हुई है मुझे। देखिए हमारी बड़ी काबिल एहतराम है पीपल्स पार्टी साहबा और मुस्लिम लीग नून साहबा, इन दोनों जमातों ने एक मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है। नैब का लॉ जो है उसमें तरामीम नहीं की इन्होंने, और अब संजीदा सिस्टम में जो अदालती निज़ाम में जो बातें करते थे ये इस्लाह वो नहीं कर सके। ये जो आप बात कर रहे हैं, अब जो संजीदा नौयत के रहनुमा हैं, सीनियर और सीजन पॉलिटिशियंस हैं दोनों जमातों के, वो बरमला एतराफ़ भी करते हैं कि जब हमारे पास मौका था 10 साल ज़ाया किए, 10 साल, और अपनी गर्दन पर इस वक्त जो साफा उनकी गर्दन को लपेटे हुए है, वो 10 साल उन्होंने उसकी हिफाजत की है, बिल्कुल एक दूसरे की गर्दन के लिए समझ के कि उसके काम आएगा, वो उसके काम आएगा। अच्छा, आप जरा इससे ओपन बैलेट से हट के आ जाते हैं ज़िमनी इंतखाब पे भी। आप पता कि हमजा शहबाज की जमानत हुई है, उनकी भी तकरीबन 2 साल। नैब का जो लॉ है उसमें जमानत ही नहीं है। दुनिया में कैसा कानून देखा है आपने? इतना काला कानून जिसमें जमानत ना हो। आज उनकी हो गई है, और लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर मुकदमे का फैसला होगा। हो ही नहीं पाता, यहाँ रेफरेंस नहीं दायर होता। अब तो आगे बात थोड़ी सी बड़ी कि नई एहतसाब अदालतों के क़याम की कोई सिलसिला चल रहा है, हार्डशिप की बुनियाद पर कि भाई 2 साल कितने हो गए? जी 2 साल हो गए बगैर कोई मुकदमा चले और बगैर कार्रवाई आगे बढ़े। अब एहतसाब अदालत कह रही है 10-12 माह और लग सकते हैं। इसकी भी वैसे लोग जो है ना जो कयासराइयां छोड़, जो भी कयासराई करे इसकी भी भाई गिरफ्तारी किसी शख्स, सही है। आप देखें पूरी दुनिया में, बरतानिया में अब होता नहीं था, बानी MKM जो थे उनको गिरफ्तार करने की बात होती थी, नहीं करते थे, हालांकि वो घंटे उनकी पेशी होती थी। गिरफ्तारी मकसूद नहीं होती, मुकदमा मकसूद होता है, केस एस्टेब्लिश करना होता है। ठीक सर, हमें ज्वाइन किया है पिलडेट के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब ने। आपको हमने ज़हमत इसलिए दी है कि जो इलेक्शन या ज़िमनी इंतखाबात का मामला होता है, इलेक्शन कमीशन के राइट्स क्या हैं, कानूनी तौर पर क्या उनके पास इख्तियारात हैं, उसकी अमलदारी को कैसे यकीनी बनाया जाए, इस पर वो बात कर रहे हैं। मेरी मुराद है 75 का मुतनाज़ डस्का का इलेक्शन, जिस पे इलेक्शन कमीशन में समाअत भी। आज मरीम नवाज़ दोबारा वज़ीराबाद भी गई हुई थी, मुखातिब भी थी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, तो वो ये कह रही हैं कि धांधली में कौन कौन मुलव्विस है। हमारे पास नाम मौजूद है, सुनिए देखिए वो क्या कहते हैं, फिर अहमद बिलाल साहब के पास जाते हैं। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं, और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन मौजूद था,
वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज़ें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूंगी। पूरे डस्के का इलेक्शन दोबारा होगा और इलेक्शन कमीशन से मैं ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ना सिर्फ ये कि हम ये तो मरियम साहबा का कहना है कि उनके पास सबूत हैं जो गुफ्तगू फरमा रही हैं। उनके वकील जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने वो हमारी जो इलेक्शन लड़ रही थी सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा वो भी वही हैं, उनका वकील भी वही है जी। वो अपना मुकदमा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे, पर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि 14 हलकों में करना है, 14 पोलिंग स्टेशन पे करना है, या पूरे हलके में करना है, या 20 पे करना है। तो जो काम इलेक्शन कमीशन के करने का है ना, आप वो फैसला नहीं कर सकते। बाकी जो उन्होंने कहा है वो बात तवज्जो तलब है। वैसे तो आपने कहा ना कि वो ऐसी एजेंसी जो वजीर आजम के तहत, मैंने नहीं कहा, मरीम साहबा कह रही है, मेरे तो ना पाओ सर। पहली बात तो यह है कि सारी एजेंसियां जो हैं मुल्क की, हाँ जी, सारे हसास अदारे जो हैं जी हाँ, वो वजीर आजम के तहत है। एक राय ये है नहीं बाबसूख जराए की कि उनकी मुराद वो इंतहाई हसास एजेंसी हैं। हाँ जी, स्पेशल ब्रांच है, आईबी है, वो अदारे नहीं हैं जब फौजी हुक्काम मौजूद है, लेकिन टेक्निकली और कानूनी तौर पर आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो अदारे भी वजीर आजम के तहत हैं। और ISI की बात तो मैं यूं करूं आपसे कि जो हमीद गुल साहब जो थे, जब ISI के सरबराह थे, तो वो जुनेजो साहब को जाके रिपोर्ट करते थे। तो जब उस पर एतराज हुआ तो कहते थे कि मैं वजीर आजम को जवाब दूं, और पॉइंटिंग अथॉरिटी मेरी वजीर आजम है। उसूली तौर पर तो बात सदर जनरल ज़ियाउल हक जो थे, उनको जाकर उस तरीके से वो रिपोर्ट नहीं करते थे जैसे जुनेजो साहब को करते थे। क्या बात है, ये भी एक जनाब मामलात है रहे हैं ठीक है। लेकिन फिलहाल उनकी मुराद जो है वो वही है जो आपने बयान कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो अदारा जो भी है पाकिस्तान के अंदर, जो भी अदारा है, हसास है या गैर हसास है, वर्दी पहने हुए है या बगैर वर्दी के, सब वजीर आजम के तहत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, बिलाल साहब आप खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। शामी साहब भी आपसे बात करेंगे। आप ये फरमाएं, कल हमने प्रोग्राम में तफसील से जो आइनी और कानूनी दायरा कार इलेक्शन कमीशन का ऐसे तनाज़े की सूरत में उसको डिस्कस किया था। आप ये बताएं कि असल चैलेंज क्या है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने? रीपोल कहाँ करवानी है, कितनी करवानी है, पूरे हल्के में करवानी है, या गिवन जो उनके राइट्स हैं या आइनी इख्तियारात हैं उसको अमल दरामद करवाना? क्या असल चैलेंज है आपकी नज़र में? देखिए, मेरे ख्याल में रीपोलिंग का मामला तो काफी हद तक वाज़ेह है कि वो तो करवाने ही पड़ेंगे। कितने हलकों में करवाने पड़ेंगे ये इलेक्शन कमीशन शायद अभी असेस कर रहा है। लेकिन असल चैलेंज मेरे ख्याल में ये है कि ये सारा काम जिन लोगों ने किया है वो कहाँ तक, इसकी जो ट्रेल है कहाँ तक पहुँचती है। यानी ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जिन्होंने किया है, वो बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि उन्होंने खुद से ये सारा काम किया है। उनको किन लोगों ने ये उनसे काम करवाया है, कहाँ से हिदायत आई हैं, इसकी तहकीक करना, फिर उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेना जो इसमें मुलव्वस पाए जाए, ये असल चैलेंज है। लेकिन चंद चीजें तो इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब उनके फोन का जवाब नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से एक दफा दिया, फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन के का ये हक है कि, बल्कि मैं तो समझता हूँ फर्ज है कि वह ऐसे लोगों को इन मनासिब से कम आर्जी तौर पे हटाने का हुक्म जारी करे कि उन्होंने जाहिर तौर पे कंटेम्प्ट की है इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन उन्हें कॉल कर रहा है और वो जवाब ही नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में इस तरह का कोई फैसला कौन एक्शन लेंगे तो इलेक्शन कमीशन की, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये तो स्लीपिंग जायंट है, सोया हुआ है जिन या देव, तो उसके जागने का कोई सबूत देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, और आइंदा के लिए लोगों को मेरे ख्याल में इससे इबरत भी होगी। बिलाल साहब, पिलडेट ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, और जो ये इलेक्शन एक्ट है उसमें जो तरामीम हुई हैं और फिर नए तरह से कानून साजी हुई है, वो एक एक नुक्ता जो है, आप बड़ी बहस होती रही है आपके इजलासों में और मीटिंग्स में उसके ऊपर। तो आप ये बताइए कि इसमें कोई मौसर तरीके से कार्रवाई जो है वो उसके इख्तियार में है इलेक्शन कमीशन के? कान पकड़ा सकता है, मुर्गा बना सकता है, कोई डंडा उठा सकता है, कुछ कर सकता है कि नहीं?
मेरे ख्याल में और हमें ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि हमने ये बारहा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को बढ़ाने और उनको मजीद उनको ऑटोनमी देने, उनको माली तौर पे खुद मुख्तार करने, इन सारी कामों के लिए काफी कोशिश की अपने तौर पे जिस हद तक मॉडेस्टली हम कर सके। ये सब कुछ उन्हें हासिल हो चुका है और ये सारे इख्तियारात उन्हें हासिल हैं। अब मेरे ख्याल में उन्हें सिर्फ इख्तियारात को इस्तेमाल करने का जो जिसे कहते हैं ना हद वो पर क्रॉस करनी है, वो हमेशा इससे किसी न किसी तरीके से इस इख्तियारात को इस्तेमाल करने से एतराज करते रहे हैं माजी में। तो मेरे ख्याल ये अहकामात मौजूद हैं, इख्तियारात मौजूद हैं, ये इसके ऊपर अब अमल दरामद की बात है। और इस दफा तो लोग वाज़े तौर पे पकड़े गए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर साहब की तरफ से बयान भी आ गया है। अब मेरा ख्याल है उनको इसके ऊपर कोई एक्शन करने का मरहला दरपेश है, वरना मेरे ख्याल में इतना बिलावल वाज़े तौर पे लोग पकड़े नहीं जाते। बिलाल साहब, ये हम जो तरामीम तजवीज़ करते रहते हैं अदारों को, ये अदारों को उनके इख्तियारात में इजाफा करते रहते हैं, मुतालबे करते रहते हैं, लेकिन जब अमल का मैदान आता है तो ऐसे मालूम होता है कि ख्वाजा सराओं को कुश्ते खिलाते रहे, नतीजा उसका निकलता कुछ नहीं है। क्या इस्तारा इस्तेमाल किया आपने? इख्तियार हासिल होना एक बात है जी, इख्तियार को इस्तेमाल करने की जुर्रत करना ये दूसरी बात है। तो कोई ऐसा मामला कुश्ता खिलाएं, क्या उनका कहाँ से लाएं वो कुश्ता? ये हकीम अजमल खां का कोई नुस्खा कहाँ से लाएं? ये हिंदुस्तान के एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बड़े मशहूर थे। एक बार हमसे उनसे एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करवाया था उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो उनसे पूछा कि ये हमारे जो कवानीन है वो आपसे क्या किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तारी कम है? तो उन्होंने कहा मुझे तो पढ़ के ये लगा कि आपकी खुद मुख्तारी हमसे ज्यादा है। तो फिर हमने कहा कि ये इस पे अमल दरामद करने का क्या तरीका है जी? तो उन्होंने एक दिलचस्प बात की। उन्होंने एक चीज होती है जिसको कहते हैं स्पाइन, जी, रीढ़ की हड्डी जी, वो कहते हैं ये स्पाइन होनी चाहिए, क्योंकि उनसे पहले इंडिया का इलेक्शन कमीशन भी बड़ा दबूस इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने हिम्मत की थी, तो किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी मेरे ख्याल। बहुत उम्दा बात आपने की बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का मौजू ऐसा है जिस पे तफसील से बात भी हो सकती है, लेकिन सर मैंने इसलिए वक्त से पहले शुक्रिया अदा कर दिया कि हमें ज्वाइन किया जनाब लियाकत जतोई साहब ने, बहुत मुमताज़ सियासतदान, सीनियर सियासतदान और PTI का बड़ा नाम। वो ख़बरों में वजह यह है कि आपको पता है धड़ल्ले की सियासत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया सैफुल्लाह भुट्टो साहब के हवाले से PTI के जो खिलाफात है उनकी निशानदेही की है, तो अब उनको पार्टी नोटिस भेजा है। वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मैं उनसे चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध के जी लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। लियाकत साहब, शामी साहब आपसे मुखातिब है जी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत तवील अरसे बाद आपसे बात हो रही जनाब। बहुत मुझे रहमान शामी साहब, मैं आपको बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ क्योंकि कुछ वक्त साथ रहे हम लोग। आप बहुत खुशी हो रही जनाब, बहुत अरसे के बाद आपकी आवाज सुनकर। नहीं, आपको खुदा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आपको भी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप बताइए ये हुआ क्या है? बस ये मेरा ख्याल है कोई शेद इम्पोर्ट की गई है जो सैफुल्लाह भुट्टो साहब लाया है, और ऐसी मीठी चीज है, ऐसी मीठी शेद है कि वो सब के सब 6 महीने में जो शामिल हुआ है वो सब के सब उसके पीछे लग गए हैं। अभी शामी साहब, हमें तो ये शेद का तो फार्मूला हमें आता नहीं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस आदमी ने 6 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए उसको किस तरह से, किस बुनियाद पे टिकट दिया गया, न पार्लियामानी बोर्ड बना, न किसी से एप्लीकेशंस ली गई, न हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया। हम 4-5 साल से PTI के लिए काम कर रहे हैं, 5 बड़े जलसे करवाए हैं, और शामी साहब दादू से मैंने 2,96,000 वोट लिए हैं। मैंने 1,04,000 मैंने, 71,000 मेरे बेटे ने, मेरे आशिक जोहर साहब उसने 36,000, लिगारी साहब थे उन्होंने भी 38,000, और 2,96,000 वोट सिर्फ दादू के। सिंध में 15 लाख वोट मिले इमरान खान को। हम दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन अभी आके हमें ये पता पड़ा है कि जी सबको अगर अजीज है तो ये भुट्टो है जो 6 महीने पहले पीपल्स पार्टी वालों के साथ रहा, उनका फ्रंटमैन रहा, उनके ये ठेकेदारी करता था, वो कमीशन कमाता था, और गवर्नर हाउस में बैठ के 2-3 लोगों ने फैसले किए, सुबह अखबार आ गया जी कि हमने वाडा को भी टिकट दे दी,
और हमने उसको भी 3 आदमी बैठ के, बिलीव इट टू मी, मैं शामी साहब आपको मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली को भी कभी गलत बयानी नहीं कर सकता। तो जतोई साहब, आप समझते हैं गवर्नर हाउस भी इसमें मुलव्वस है? उनको जो टिकट दी गई या देने का मामला है जिसकी जाने पर निशानदेही कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से, क्योंकि अगर वो नहीं इन्वॉल्व होता तो हमें नहीं बुलाता। अच्छा, दूसरा ये फरमाएं कि ये जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आप इजहार कर रहे हैं, जो नुक्ते आप उठा रहे हैं, क्या इस बाबत आपने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा था जो खबरों में है? अगर लिखा था तो उसमें क्या बयान किया और क्या कोई जवाब आया आपको? हम आपस में सब इकट्ठे हुए और हमने फिर ये फैसला किया कि पार्टी हम जतोई साहब, आपको हम सुन नहीं पा रहे। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि आपने ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म को इसी मामले पर, और चूँकि आप सैफुल्लाह भुट्टो साहब का जिक्र भी करें, उनका एक बयान भी है, वो भी नशर कर देंगे, लेकिन पहले आपसे बात करना ज़रूरी है। शाम साहब, आवाज़ नहीं आ रही थी उनकी। जतोई साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ दोबारा, हमारी टीम करती है। ब्रेक भी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ हैं। लियाकत जतोई साहब से ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, कोशिश करते हैं दोबारा उनसे बात करें। उन्होंने जो बयान दिया अभी, वो कह रहे हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त भी लिखा, इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया और बताया कि एक नौवारिद है पार्टी में सलमान अब्दो साहब। अब पार्टी ने लियाकत जतोई साहब को ये शोकाज़ नोटिस भेज रखा है, क्या वजाहत करें या आपने क्या इल्ज़ामात आए? अब कल शहबाज गिल साहब ने इस बारे में ट्वीट किया और ख़ासा रद्दअमल दिया, तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उन्हें जवाब दिया कि जी जतोई साहब हमारा सरमाया है, तो चूँकि ये यहाँ का मामला है तो मुझे उनसे बात कर लेने दें, आप अभी तलखी को से गुरेज करें। मफहूम कुछ उनका यूँ है। देखिए, लियाकत जतोई जो है वज़ीर आला रहे सिंध के, बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। इनके वालिद अब्दुल हमीद जतोई पीपल्स पार्टी में थे, मगर अब इन शहरी हकूक जो इंसानी हकूक के मामले पर, दस्तूर की में जमहूरी हकूक मामलात पर, वो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सामने खड़े हो गए थे और फिर उन्होंने बड़ी एक तवाना आवाज़ थी। तो अब्दुल हमीद जतोई भुट्टो साहब से घबराए नहीं, तो लियाकत जतोई जो है अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने कोशिश की, उनका कहना यह है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद की, उनको चिट्ठी लिखी, वो फिर जवाब ले लेते हैं। जतोई साहब नहीं हुई। हाँ जी, जतोई साहब, फिर आपने ख़त लिखा, कोई जवाब आया? क्योंकि आप पार्टी में आपकी सीनियर पोजीशन है। शामी साहब आपका पूरा बैकग्राउंड बयान कर रहे थे। नहीं शामी साहब, हम इस काबिल थोड़ी हैं कि हमें ख़त का जवाब दिया जाए। बस वो तो मेरा ख्याल है वो ये अब्दो साहब इस काबिल हैं जिसकी वजह से सारी सिंध को इग्नोर किया जा रहा है। और एक आदमी, आज शायद आपने न्यूज़ सुनी हो ना सुनी हो, मुझे शामी साहब, मुझे तो कुछ अभी चैनल्स पे देखा है कि उसके वारंट और अरेस्ट में डीजी मुल्तान ने वारंट निकाल दिए हैं और पता नहीं कितने अरब रुपए का। आप ये फरमाएं कि जो पार्टी ने आपको शोकाज नोटिस दिया उसका जवाब देंगे आप? मैं कोकोई 20-21 ग्रेड का ऑफिसर नहीं हूँ कि मैं शोकाज नोटिस का जवाब दूँ। मैंने इमरान खान की एंट्री फाइल में 5 जलसे करवाए, 2,96,000 वोट। ये मैं जतोई का बेटा हूँ। शामी साहब आप जानते होंगे। जी शामी साहब, भाई उन्हीं का जिक्र खैर कर रहे थे। ये फरमाएं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती और पार्टी आपको शोकाज नोटिस भेज रही है, तो फिर कोई ये इत्तला मैंने सुनी आपसे मनसूब कि 26 फरवरी को आप और आप कुछ साथी जो हैं वो फैसला भी कर सकते हैं अपने सियासी मुस्तकबिल का? मतलब यह कि 26 को हमारे साथ काफी दोस्त हैं। शामी साहब, अलावा शूनर साहब भी हमारे साथ हैं, जखरानी साहब हैं, मुमताज शाह साहब हैं, जुल्फ़िकार शाह साहब हैं, गुलरविंद साहब हैं, अयूब शाह साहब हैं, उरसान साहब हैं, खालिद राजभर साहब हैं, इफ्तिखार सुमरो साहब हैं, अकबर बंगवाल साहब हैं। काफी दोस्त हैं मतलब जो हैं वो 26 को मिल रहे हैं, लाए अमल बनाएंगे। लेकिन मैं इस शोकाज का नोटिस भी नहीं, इसका जवाब भी नहीं दूंगा और ये शोकाज मुझे करा नहीं सकते इस तरह से शोकाज से। ये पार्टी में देखें जमहूरी हक है, ये पार्टी हमारी है, किसी एक आदमी के नहीं है। चेयरमैन का हक बनता है, लेकिन शोकाज नोटिस हम सबको सिंध वालों को दे रहा है बस सिर्फ अबड़ों की वजह से। ये तो मुनासिब नहीं है, ये तो सियासी सोच नहीं है, ये तो सियासी तरह से पार्टी इस तरह से तो नहीं चलाई जाती। तो लियाकत साहब, आपने आपके ग्रुप में से या आपके साथियों में से भी किसी ने अप्लाई किया था सेनेट के लिए? बुलाया ही नहीं किसी को जी। अप्लाई कैसे, किसी को बुलाया नहीं, किसी से फॉर्म नहीं लिया, कोई पार्लियामेंट बोर्ड नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। तो अब किस तरह से कोई नॉन प्रपोजल सेकेंडर मिले हमें इजाजत ही नहीं दी। हमें तो बताया गया कि जी हमने ये फैसले कर दिए हैं रात को, बस। ठीक, हमने
तो वो रात के अंधेरे में उधर गवर्नर हाउस में फैसले हुए, 2-3 बंदे बैठे थे। मुझे ये पता है, मुझे इरफान शामी साहब, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, कि इस तरह से सियासत होती है, इस तरह से पार्टियां चलाई जाती हैं। ये तरीका है पार्टी चलाने का। हम तो इमरान खान को चाहते हैं कामयाब हो, हम ये चाहते हैं कि खुशामदी नंबर 2 लोग जो कब्जा ग्रुप माफिया बैठी। अभी मुजीब रहमान शामी साहब, मैं आपको बताऊं कि बिकाजी बाय इलेक्शन हुई कराची मलीर में, एक जूने जो कोई रिश्तेदार किसी जूने जगह, उसको टिकट दी 4000 पीटीआई, 22000 पीपल्स पार्टी मलीर। उसके बाद सांगड़ में 6000 मिले पीटीआई को, 44,000 पीपल्स पार्टी, और सांगड़ में 41,000 पीटीआई, 90,000 पीपल्स पार्टी। अब ये इनकी करती ये है जो वहां बैठ के क्लेम करते हैं हम इलेक्टेबल से, तो बस तुम लोग 4600 वोट पे इलेक्ट होके आए हो, मैंने तो 4000 वोट लिए, हमें हराया गया था, हम तो जीते हुए थे इलेक्शंस पे। आज तो सब एक एतराज ये भी किया जा रहा है कि जनाब 2.5 साल आप साथ रहे, खामोश रहे, अब जबकि सेनेट का मामला आया तो गालिबन आपको ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि जी आप सेनेट के हंगाम ही आप नाला क्यों हुए हैं और ये एतराज़ात क्यों उठा रहे हैं, पहले क्यों ना ख्याल आया। ये एतराज़ है कि जी शायद आप किसी के लिए सेनेट की टिकट का वसूल चाहते थे और ये वजह बनी आपके इन एतराज़ात की। मुझे रहमान शामी साहब यकीन करें कि हम में से कोई भी, मुझे तो खुदा ने वजीर आला बनाया है, उसके बाद में फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा हूँ, फाइनेंस एक्साइज, उसका मिनिस्टर वाटर एंड पावर इंडस्ट्रीज रहा हूँ। मैं रात का टाइम है, हम सबको जाना है, मुझे हम में से हम चाहते थे कि इंटीरियर में वाडा की टिकट और इस अपनों की इंटीरियर में किसी को दे देते। और मेरी नाराजगी आपको पता नहीं, मैं 2-2.5 साल से बिल्कुल खामोश इसलिए बैठा था कि मैं मुतमिन नहीं था और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने कहा कि शायद बेहतरी हो, लेकिन हमने अब सोचा कि ये तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तो हम पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे, हमें उठना पड़ेगा। तो हम सब लोग इसलिए उठे हैं, और ये एक घर में रात को 3 आदमी बैठ के फैसले करें सारी सिंध के। और वो लोग आपने कुछ अपने साथियों के रुफका के नाम लिए, नाज़रीन की आसानी के लिए आप बता सकते हैं कि इनमें से MPs कितने हैं सिटिंग और MNAs कितने हैं? नहीं, सिटिंग तो हमारे को सबको हराया गया ना जी, ये तो सिर्फ कराची के लोगों को ये शहादत हासिल हुई शामी साहब, हमसे तो छीन ली गई ना, हमारे साथ तो हमको तो हराया गया। लेकिन वो ये नाम है जो ex-MP रहे हैं, जो MNAs जैसे खालिद राजपूत साहब हैं, उनके वालिद मिनिस्टर रहे हैं, वो MP रहे हैं, तो काफी ऐसे मुमताज शाह, कुर्बान शाह के बेटे हैं जनाब, जो सेनेटर रहे, जो MNA मिनिस्टर, जो जिसने अभी 48,000 वोट लिए हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अब हरजाने का नोटिस भी भेजा गया, 35 करोड़ का आपने जिक्र किया था, कुछ सबूत तो होगा ना आपके पास? चले आप पार्टी के शोकाज का जवाब नहीं देते तो शायद अदालत में बात करनी पड़ जाए। हाँ, अदालत में जाएंगे शोकाज। देखें, जिस आदमी के लिए नेब के आज वारंट निकले हैं, जिस आदमी में 6 महीने में आया, तो ये कहाँ से, क्यों पैसों के बगैर तो ये हो नहीं सकता। एक हमारे एंकर हैं, नाम क्या है उसका, नूर मतीन अहमद, उनका आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, उसी पे से हमने उठाया ये, वो 10 मिनट की वीडियो है, आप देख लें। मुजीब रहमान शामी साहब, ठीक है, मैं भेजूंगा आपको, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जनाब लियाकत जोतई साहब। वो तो कहते हैं कि 26 फरवरी को हम ये साथी बैठेंगे, मिल बैठ के लाहे अमल का ऐलान करेंगे, कोई फैसला करेंगे करना क्या है और क्या नहीं करना। वज़ीर को ख़त लिखा, जवाब नहीं आया, और दूसरी बड़ी खबर उन्होंने ये दी कि PTI के शोकस नोटिस का जवाब वो नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ जो है, ये PTI जो है, इमरान खान साहब जो है, उनके लिए ये एक ख़तरे की घंटियाँ हैं जो बज रही। KPK में भी पार्टी के अंदर खलफशार है, और अब सिंध के अंदर भी जो इंटीरियर सिंध के बड़े मारूफ लोग हैं, मुमताज़ लोग हैं, वो दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं और पार्टी जो है उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तवज्जो देनी चाहिए खान साहब को। कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, के मीरे कारवां में नहीं खोए दिल नवाजी। ठीक, अब सर वक्त कम है, आज मसले अब ये हमारे मकसूद हसन चौधरी साहब और डॉक्टर फरीद मलिक साहब दोनों ने बड़े कहा कि जब आपने दोनों पार्टियों की जब सरदरश की है ना, तो बड़ी अच्छी बात की। सदारती रेफरेंस के हवाले से बात हुई थी उसका। अच्छा सर, ये देखिए, कश्मीर का जब भी जिक्र आता है हमारी कोशिश होती है उस पर हम ज़रूर बात करें। तो कश्मीर के हवाले से भी अब मुल्की जो जामियात हैं बड़ी बड़ी, वो भी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करा रही हैं ताकि अवेयरनेस हो, मसला कश्मीर के हवाले से तालिब इल्मों को इल्म हो सके कहाँ खड़ा है, क्या करना है और हमारा किरदार क्या है। तो जामिया पंजाब में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है आज। जामिया पंजाब में जो स्कूल ऑफ
कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज। नहीं, स्कूल बना दिया अब उसको। अच्छा, अभी हाँ, आया स्कूल नहीं बन सरकारी चुका, तौर पर स्कूल बन चुका। उसकी डायरेक्टर नौशीन सलीम साहब आई हैं और वाइस चांसलर डॉक्टर नशीना सलीम, नियाज अख्तर साहब हैं, डॉक्टर नशीना सलीम, नौशीन सलीम और नियाज अख्तर साहब और प्रो वाइस चांसलर हमारे डॉक्टर सलीम मदर साहब, आपके उस्ताद भी हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत यानी एक बड़ी अच्छी क़यादत जो है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी को मुयस्सर है और एक बहुत उम्दा कॉन्फ्रेंस आज हुई। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान साहब जो थे वो तशरीफ़ लाए ख़ास तौर पर उसमें शिरकत के लिए, और डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब ने भी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैंने भी कुछ चंद बातें अर्ज़ की और ख़ुद वाइस चांसलर ने भी ख़िताब किया। और एक देखिए बुनियादी आज जो बात हुई कि एक बात यह है कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी सतह पर कोई स्कूल ऑफ मैस कम्युनिकेशन में कोई कुछ करे, यानी कोई कमेटी बनाए, कोई फोरम बनाए और इस मामले को आगे चलाए। और फिर मैंने ये तजवीज़ पेश की और सदर आज़ाद कश्मीर भी इससे मुत्तफ़िक़ थे कि सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक कौमी एक्शन कमेटी बनाए। बहुत आला तजवीज़ है सर, NCOC की तरह की इसके ऊपर कश्मीर, ये बहुत अहम तजवीज़ है सर। वक्त यहाँ महदूद, एक ब्रेक नाज़रीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।